I think everything is good. Yes, technically I think everything should be good. Okay. Good evening everyone. Welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar and I welcome you all for this daily current affair module. Here in this particular module we are going to cover very important issues one by one. Let me start to talk about those issues. So this 4th February issue wherein we are discussing some important aspect. जैसे आप में से कुछ लोग बात कर रहे थे. So let me start to talk about that issue first. सुप्रीम कोर्ट 3rd of February से एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले थे. And then there are objections have been raised in Supreme Court by senior judges. कौन कौन से जजेस ने ये ऑब्जेक्शन रेज करा है? दिस इज यू कैन से फालियस नरीमान. ठीक है, किसने ये किया है? फालियस नरीमान साहब ने किया हुआ है. ठीक है, उनका आर्ग्यूमेंट बहुत ही फॉर्मिडेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ठीक है, सो उनके आर्ग्यूमेंट के मुताबिक कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. उन्होंने बोला है दैट द सुप्रीम कोर्ट बेंच हैज सर्टेन पावर बट व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट एन इश्यू रिलेटेड टू रिव्यू पिटिशन. उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये जब रिव्यू पिटिशन करते हैं तो उस रिव्यू पिटिशन में दे डोंट हैव अ राइट, है ना, ध्यान से सुनना. For a review petition, they don't have a right to, you can say, develop altogether a new case. ठीक है, this is what they are talking about. So, Falias Nariman बोलते हैं there are at least 6 judgments of SC that say while deciding a review, SC, that is Supreme Court, cannot refer issues to a larger bench. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं आर यू सेइंग दैट व्हेन हियरिंग द रिव्यू ऑफ वन जजमेंट वी कैन नॉट रेफर सच यू कैन से लार्जर क्वेश्चंस टू अ लार्जर बेंच. और फालियस नरीमान बोलते हैं यस दैट इज एब्सोल्युटली राइट, इट विल बी आउटसाइड योर ज्यूरिसडिक्शन. सो देयर आर इश्यूज बेसिकली बीइंग रेज्ड. ठीक है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है दैट आपने जो भी इश्यूज रेज करे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बट वी आर गोइंग टू हियर ऑल द ऑब्जेक्शन. 9 जज बेंच विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट ऑल दिस. ठीक है, इंटरेस्टिंगली सीनियर एडवोकेट के यू कैन से परासरन काउंटर्ड नरीमान's point saying that Sabrimala case is not a case in personam. कैसा केस नहीं है? Not a case in personam. What is the meaning of case in personam? Case in personam का मतलब होता है it is affecting a specific person. It is not affecting a specific person, rather it is coming through PIL, and when it is coming through PIL there is no restraint in a constitution to extend the scope of the jurisdiction of the court. ठीक है, this is what the case is happening. This is how it is moving. I'm sure all of you are able to understand this. Great, बहुत अच्छी बात है, हम इस बात पे आगे बढ़ते हैं. And this is very interesting point which is coming from a Supreme Court issue. So here let me talk about some important aspect related to this Sabrimala case. ठीक है, Sabrimala case क्या बात करता है? सबरीमाला केस का नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आप याद रखें. देयर इज अ क्वेश्चन ऑन बैरिंग द एंट्री ऑफ वुमेन एजेड बिटवीन 10 to 50 years इनटू द सबरीमाला टेम्पल. आपको याद होगा हमने कल का जो करंट अफेयर का मॉड्यूल था उसको मैंने आज सुबह सुबह रिकॉर्ड करके आपको डाला है. आपने देखा होगा उसके अंदर आई हैव डिस्कस्ड इश्यू रिलेटेड टू सबरीमाला, जहाँ पे मैंने बोला है लॉर्ड अयप्पा, है ना, लॉर्ड अयप्पा ने सेलिबसी का प्रण लिया था और इसकी वजह से विमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप कैन नॉट एंटर. मैंने आज सुबह के मॉड्यूल में आपसे बात करी थी अबाउट आर्टिकल नंबर 14. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 25 विच इज freedom of religion. This is very important. Article number 25, it recognizes the right to freedom of conscience and a right to freely profess, practice and propagate religion. So that means अगर मेरे मन में कोई पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करने की इच्छा है, now that धर्म, ठीक है, could be any. So that's a freedom of conscience. मेरी मर्जी मैं कोई पर्टिकुलर विचार पे फॉलो करूं. ध्यान रखना, that means अब even if I go to the level of that अघोरी बाबा, ठीक है, बराबर है, अघोरी बाबा का धर्म मैं फॉलो करूं, जो लोग कैनिबलिज्म में विश्वास रखते थे, तो मेरे पास ये फ्रीडम है कॉन्साइंस का.
ठीक है, आई हैव अ राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है, तो मैं कैनिबलिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज देर आर एक्सेप्शंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, ठीक है, तो ये बिल्कुल जरूरी है. सो दैट मीन्स मेरे पास फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस तो है, मैं इस तरीके के धर्म को फॉलो जरूर कर सकता हूं, ठीक है, बट आई कैन नॉट go for cannibalism because there are exceptions provided like public order, morality, health, ठीक है, that is article number 25. While article number 26, it is also subject to the limitation imposed on the grounds of public order, morality and health. It accords, ये भी restriction के साथ ही आता है, it accords every religious denomination there is a right to establish, maintain institutions for religious purposes and to manage their own affairs in the matters of religion. मतलब कोई भी religious denomination को, मतलब कोई भी धार्मिक संस्था को अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है. उनको अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है, उसका अफेयर किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब का पूरा फ्रीडम है, एक्सेप्ट विद दिस पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ को अगर अफेक्ट करता है तो वो नहीं चलेगा. दैट इज वेयर द रिस्ट्रिक्शन कम्स. सो यहीं पे बात आती है आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 25-26, वेदर आर्टिकल नंबर 25-26 आर सबसर्विएंट टू आर्टिकल नंबर 14 ऑफ इक्वालिटी, ठीक है. सबरीमाला की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि दैट 25-26 आर नॉट सबसर्विएंट टू आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, ऐसा उनका बोलना है. सो दिस इज सबरीमाला केस विच यू शुड बी अवेयर, जिसके बारे में पूरे इंडिया में बड़ा हल्ला हो रहा है. तो इसके पहले एक मजेदार सा केस आया था, श्री वेंकटरमन देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1958 का. इट एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथोराइजेशन एक्ट ऑफ 1947, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वॉज इंट्रोड्यूस विथ अ व्यू टू रिमूव द डिसेबिलिटीज imposed by the custom or usage on certain classes of Hindus against entry to the Hindu temple. मतलब हिंदू टेम्पल में कुछ पर्टिकुलर लोग नहीं जा सकते, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर कास्ट, ठीक है, या एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी बता दी है कस्टम और यूसेज के द्वारा धर्मों के अंदर. एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल कैन नॉट एंटर, ठीक है, ऐसा कस्टम्स और यूसेज के द्वारा बरसों से चला आ रहा है. द कोर्ट अपहेल्ड द लॉ ऑन द ग्राउंड दैट, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार, कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया दैट स्टैच्यूज अंडर क्लॉज 2B ऑफ आर्टिकल 25 सर्व्ड एज अ ब्रॉड एक्सेप्शंस to the freedom of religion guaranteed by both article 25-26, which means ये जो लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इनको एंट्री मिलनी चाहिए. और इसी बलबूते के ऊपर पॉसिबली सबरीमाला केस आ रहा है, और सबरीमाला केस ये बोल रहा है विमेन को इसके अंदर एंट्री मिलनी चाहिए, ठीक है. चलिए, ग्रेट. नाउ वी आर गेटिंग इनटू वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू व्हिच इज कॉल्ड, यू कैन से, नोवेल कोरोना virus infection, and there is a third confirmed case in Kerala, and Kerala declared a state calamity, ठीक है. केरला ने ये डिक्लेयर कर दिया इट इज एपिडेमिक एंड इट इज अ स्टेट कैलेमिटी, ठीक है. अब ये एपिडेमिक है और स्टेट कैलेमिटी, कल हमने बात करी थी एपिडेमिक नाम का वर्ड, ठीक है, एक और वर्ड था एंडेमिक, ठीक है, और एक वर्ड था पेंडेमिक. ये सुनो, एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक, ये तीन वर्ड के मीनिंग बताइए, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था. अब यहाँ पे बात आती है कि ये स्टेट कैलेमिटी कौन डिक्लेयर कर सकता है. स्टेट कैलेमिटी इज डिक्लेयर्ड बाय अ कमिटी which is an apex body in the state which is called State Disaster Management Authority. कौन कर सकता है ये? State Disaster Management Authority ये काम कर सकते हैं. So this is the authority which met the chief minister and they declared that now Kerala is under state calamity. I hope this is very clear. ठीक है. Now we are getting into very important issue which is called Finance Commission. I'm sure all of you are aware about this issue. I discussed about this aspect. Article number 280 of Indian Constitution talks about that there shall be a Finance Commission. Okay. So Finance Commission is a constitutional body
ये आपको पता समझ में आ गया होगा, बिकॉज इट इज थ्रू आर्टिकल नंबर 280, यस और नो। और हमने बात करी थी फाइनेंस कमीशन क्यों बिठाया जाता है, बिकॉज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द फेडरल स्ट्रक्चर? सेंटर और स्टेट के बीच में पैसों का बंटवारा कैसे होगा उसके बारे में ये फाइनेंस कमीशन विल गिव देयर सजेशंस। हालांकि उनके जो भी सजेशंस है दे आर नॉन बाइंडिंग, उनके जो भी सजेशंस है दे आर नॉट बाइंडिंग। ओके, सो फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस का डिविजिबल पूल है वो कैसे डिवाइड होगा। और मैंने आपको बताया था, ठीक है, आज सुबह सुबह ही मैंने जो वीडियो लिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था दैट सेंटर उस डिविजिबल पूल में से 42% से पैसा स्टेट को देगा फ्रॉम their income tax as well as from GST. This is what we discussed. Okay, so this is 42%. अब बड़े मुद्दे निकल के आ रहे हैं अबाउट दिस 15 फाइनेंस कमीशन की तरफ से। क्या मुद्दा आ रहा है? 15 फाइनेंस कमीशन ये कोशिश कर रहा है दैट दे आर गोइंग टू यू कैन से प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू लार्जर पॉपुलेटेड स्टेट्स। दे सेड कि भाई वो जो स्टेट है उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड देयर बाई वी वुड लाइक टू प्रोवाइड मोर मनी टू दो स्टेट्स। वाइल स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, है ना, दोज काइंड ऑफ स्टेट्स आर सेइंग दिस इज डेफिनेटली नॉट डन। वाई? बिकॉज द काइंड ऑफ डेमोग्राफिक एफर्ट्स वी हैव पुट इन by reducing the population of our state, and thereby we are contributing towards the development of the state. उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? हमने काफी सालों से मेहनत करी कि जिसकी वजह से हमारे देश का पॉपुलेशन, मतलब हमारे स्टेट का पॉपुलेशन कम रहे, और इस कम रहने की वजह से हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, और हम जो ये डेवलपमेंट कर पा रहे हैं इसलिए हम हकदार ज्यादा है इन पैसों का। ठीक है, वाइल जो फाइनेंस कमीशन बोलते हैं हकदार ज्यादा वो है जिनके पास से पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इसी की लड़ाई है, ठीक है। और ये केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये बोलते हैं कि दिस इज रियली नॉट डन, वी हैव डन लॉट ऑफ एक्टिविटी, सो डेमोग्राफिक एफर्ट की वजह से हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये क्लैश हो रहा है, और ये क्लैश के बारे में मुझे लगता है 15 फाइनेंस कमीशन सुन तो रहा है, पर उनका बहुत ही क्लियर मैंडेट आ चुका है that they are going to give lot of benefit to populated states. I hope it is very clear. Okay, this is 15th Finance Commission. ठीक है, ओके ग्रेट, ठीक है। सो 15 फाइनेंस कमीशन एनकेसिंग बिल्कुल सही बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिफोर 1958 विकास जायसवाल बोल रहे हैं देयर वाज वन केस इन 1951 व्हिच इज इन बॉम्बे हाई कोर्ट वेयर जजेस मेंशन दैट पर्सनल लॉ इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, which case are you talking about? Please tell me विकास जायसवाल so that we get to understand this. Okay, चलिए ग्रेट। सो इसी नजरिए से एक बहुत मजेदार सा मुद्दा यहां से निकलता है अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ा मुद्दा, ठीक है, आईमैन मोहम्मद और मालविका प्रसाद ने उठाया है, ठीक है। दे आर द लॉयर्स एंड दे आर डॉक्टरल कैंडिडेट इन नालसार, ठीक है, हैदराबाद। उन्होंने बहुत मजेदार सा मुद्दा उठाया है, समझना बहुत जरूरी है। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म। I'm sure all of us are now aware and understand the meaning of federalism. Federalism in India is state and center. ठीक है, they are working in tandem. They have some power. ठीक है, and they may possibly enter into lot of disagreement. Now, ठीक है, union is doing some activity जिसके द्वारा ये समझ में आ रहा है कि यूनियन एक तरीके से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विचार में नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैं 2 मिनट में बात करता हूं। पहले मैं ये बात कर देता हूं व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब हो गया स्टेट एंड सेंटर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज में, ताकि फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाए, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। Arrival of GST, ठीक है, is a classic example of cooperative federalism, जहां पे सभी स्टेट्स खुलेआम आके बोल रहे हैं कि हमारा पैसा, ठीक है, हमारे पास जो पावर था पैसों का वो हम छोड़ रहे हैं, और वो हम
सेंटर को दे रहे और सेंटर इन टर्न will give that money to us. We are okay with it. This is called cooperative federalism. Okay, this is very important. अब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जब एनआरसी और एनपीआर के बारे में जब कंसर्न होते हैं तो वो बोलते हैं कि हम इसके खिलाफ जाना चाहते हैं. अभी तक टोटल 11 स्टेट्स ने बोल दिया है दे आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग विद द एनआरसी, है ना, उनको ये पसंद ही नहीं है. ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है. ठीक है, बराबर है, ये इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है. अब स्टेट अगर सेंटर की बात न माने तो सेंटर क्या कर सकता है? आर्टिकल नंबर 356 क्या होता है? वो प्रेसिडेंट्स रूल, इमरजेंसी लगा देगा और गवर्नर के पास पावर आ जाएगा. गवर्नर पार्लियामेंट के पास पावर देगा और पार्लियामेंट उनके ऊपर रूल करेगी. ठीक है, अभी ऐसा पावर सेंटर के पास है. ठीक है, स्टेट के पास ऐसा कोई पावर है क्या कि अगर स्टेट बोलती है कि यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रही है, कैन वी कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट? ऑब्वियसली नो. देयर इज अनलिमिटेड पावर इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, यहां पे हमें B.R. आम्बेडकर साहब की एक बात समझनी पड़ेगी. उन्होंने बोला था गवर्नमेंट इज अ ह्यूमन एंटरप्राइज. इट इज ओनली पॉसिबल दैट गवर्नमेंट मे वर्क द कॉन्स्टिट्यूशन impermissibly. ठीक है, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be bad lot. कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो पर अगर उसका इंप्लीमेंटेशन करने वाले ही लोग गलत है तो ये पूरा गलत हो सकता है. सो ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर्स, स्टेट, यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, they are duty bound to bear the true faith and allegiance to the Constitution of India. ठीक है, ये उन्होंने बोला था. उन्होंने बोला था कि इन सब का काम है कि वो एक रक्षा करे कॉन्स्टिट्यूशन की ताकि कॉन्स्टिट्यूशन गलत हाथों में न चला जाए. ठीक है, एंड देयर बाय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट thereby it is very important to understand that states have right to defy. What is their right? Right to defy. ठीक है, the union. Right to defy whom? Right to defy the union. ठीक है, अब ये उनके पास अधिकार दिया है कि नहीं? ऑफिशियली कोई अधिकार नहीं है. ठीक है, इट इज ओनली दे कैन फाइट अ केस in the Supreme Court under article number 131. That's the only thing they have. ठीक है, so let us understand one very important part, article number 1, which talks about our Indian constitution, which is federal structure or not. Article number 1 of our constitution says India, that is Bharat, shall be union of states. ठीक है, जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं सबसे पहला हमारा नजर जाता है यूएसए पे. ठीक है, और हम देखते हैं कि यूएसए के नजरिए से आर वी फेडरल और नॉट? डेफिनेटली वी आर नॉट. If we go by that, we can say definition, that measure, if we apply, we cannot be federal there. We cannot have dual citizenship. We cannot give that kind of power because we have clearly stated we are union of states. Dr. B.R. Ambedkar said that although committee has used the term union because of certain advantages, country of India still remains to be federal structure. और फेडरल स्ट्रक्चर के एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं? ये 4 एसेंशियल फीचर्स हैं और ये पूरे फीचर्स हमारे पास है एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि हम फेडरल स्ट्रक्चर है. और अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट के पास राइट टू डिफाई यूनियन होना चाहिए. आई होप इट इज वेरी क्लियर. क्या 4 फीचर्स है? ड्यूअल गवर्नमेंट. डू वी हैव अ ड्यूअल गवर्नमेंट? यस. सेंटर एज अ सेपरेट गवर्नमेंट, स्टेट एज अ गवर्नमेंट. ठीक है. डू वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? यस. There is center list, there is a state list, there is a concurrent list that is there. Do we have a supremacy of constitution? Yes, in India, constitution is supreme. We don't have parliamentary supremacy. भारत में parliamentary supreme नहीं है. हमारे यहाँ पे supreme कौन है? Constitution. ठीक है. So parliament ने अगर law बनाया, constitution supreme है. अगर constitution के basic feature के मुताबिक नहीं हुआ तो हम उसको cancel कर सकते हैं through judicial review and authority of court. Do we have the court has authority? Yes. State के अंदर high court has more power compared to Supreme Court. Supreme Court has a limited power only when there is a dispute between center and state or when there is higher level review is required, especially in the death penalty. ठीक है. Otherwise
there is an authority of the court. By this logic, India is a federal country, and if India is a federal country, according to cooperative federalism, state must have a right to defy, you can say, union. I hope it is very clear. Chaliye, great. So this is wonderful discussion happening. I'm sure all of you are able to understand what kind of discussion we are getting into, and with such kind of discussion, if you are able to understand, हम जिस लेवल पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप ये समझ पाते हैं, ठीक है, मेरा मकसद है मैं आपको चीज़ों को समझाऊं, उसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ बताऊं, ताकि आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिले और आप सही लीगल इंटरप्रिट कर पाए, ठीक है. तो मैं ये कोशिश करता हूं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है. दे हैव अटैच्ड assets of some around 70 crore of Rose Valley scam. Okay, Rose Valley scam came from multiple resorts, ठीक है, उनकी तरफ से आया. उनके अंदर एक जो नाइट राइडर, कोलकाता नाइट राइडर्स है ना, स्पोर्ट्स करके कंपनी है, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व. आई एम नॉट गेटिंग इन टू दी वॉट इज अ स्कैम ऑल अबाउट, ठीक है, बट आई एम गेटिंग इन टू अ वन वर्ड हियर विच यू शुड नो, जो आपको कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएगा, देन यू शुड नो दिस. द वर्ड इज Ponzi scam, ठीक है. दिस इज स्टार्टेड बाय चार्ल्स पॉन्जी. चार्ल्स पॉन्जी मजेदार सा आदमी था. चार्ल्स पॉन्जी क्या करता था, ठीक है, इटली में था, है ना, एंड ही वाज मूविंग इन वेरियस यूरोपियन कंट्री, पॉसिबली गोइंग टू अमेरिका सम टाइम, एंड वेयर ही वाज टेलिंग टू द पीपल दैट लुक आई हैव अ गुड स्कीम, मेरे पास तगड़ी स्कीम है, आप पैसा लगाइए, ठीक है. क्या करें आप, पैसे लगाइए, मैं आपको 6 महीने में पैसा डबल करके दूंगा. आई हैव अ स्कीम. व्हाट इज अ स्कीम? He would possibly tell the scheme as well, ठीक है. बहुत ऐसे नकली स्कीम बना सकते हैं. उन्होंने बनाई, ठीक है, उन्होंने स्कीमें बनाई, ठीक है, और लोगों को बोला. अब सब लोग क्या करते हैं, जब ऐसी स्कीम देखते हैं पहली बार के लिए, उनको डर लगता है, तो वो पैसे लगाते नहीं है, ठीक है. सो व्हेन ही गिव अ सेमिनार टू पीपल कि मुझ में पैसे लगाइए, पीपल से लेट अस ट्राई विद सम लिटिल मनी. तो वो कुछ कम पैसों से इन्होंने काम चालू किया. सो ही गॉट सम मनी, ठीक है. He did another seminar, he got similar some money. Now he repaid to the first investors from the second lot. So this first group of people realized कि यार पैसा तो मिल रहा है, अच्छी बात है, एक काम करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा पैसा लगाते हैं. So they gave more money, ठीक है, और यहाँ से इन्होंने इनको दे दिया. So these people felt happy, ठीक है, they gave more money. In turn he gave this much money. अब जब लोगों को 2-3 बार पैसा मिल जाता है, they feel it is done. एक मस्त स्कीम मिली है, पैसा लगा दो. सब लोग अपना घर बार बेच के सब कुछ एक जगह पे लगा देते हैं, क्योंकि सबको चाहिए सोने के अंडा देने वाली मुर्गी. रोज रोज सोने का अंडा देगी वो नहीं चलेगा, एक बार में लूटो. तो सब लोग एक साथ पैसा दे देते हैं, और फिर ये सोचता है कि यहां पैसा दूं ना, भाग जाओ. ये पैसा लेके भाग जाता था चार्ल्स पॉन्जी. सो दिस इज अ पॉन्जी स्कीम by, you can say, Rose Valley scam, है ना, और कोलकाता नाइट राइडर is connected to that. Okay, this is wonderful stuff which is coming. Brexit के साथ की पूरी कहानी, you should know this. Brexit कैसे हो रहा है अभी, I'm sure all of you are aware. Brexit is Britain's exit from European Union, ठीक है. क्या हुआ, कौन कौन सी डेट्स याद रखनी है. 31st January 2020 UK left European Union. This is very important date, है ना, ये ध्यान रखना जरूरी है. 31st January 2020 UK left European Union, ठीक है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, ध्यान रखना. 52% of British electorate said they want to leave, we can say, European Union, and that's the reason why these people left. Okay, so interestingly, अब क्या होगा आगे ये समझना जरूरी है. ओके, ठीक है. अब इन्होंने बोला देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड. व्हाट इज अ ट्रांजिशन पीरियड? 1 year. बाय द एंड ऑफ 2020 यूके विल स्टिल रिमेन टू बी पार्ट ऑफ कस्टम यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है. इट विल स्टिल रिमेन सिंगल मार्केट, इट विल स्टिल अप्लाई यूरोपियन यूनियन लॉ. ये सब कुछ चलता रहेगा, दो इट इज नॉट अ मेंबर स्टेट, बट ये सब कुछ चलेगा बिकॉज ट्रांजिशन है. तो लोगों को दिक्कत ना पड़े इसकी वजह से ये सिस्टम चलती रहेगी. इन दिस ट्रांजिशन पीरियड there will be definitely lot of continuity, और ये continuity की वजह से immediate इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है. और जब यूके का
इतने सालों से यूरोपियन यूनियन के साथ कनेक्शन है, सो ये डीप लिंक्स है, और इस डीप लिंक्स की वजह से जो उनको प्रॉब्लम होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, तो इनका बोलना है, ये दो भाई साहब का बोलना है कि ध्यान रहे, द फ्यूचर इज ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज, साइबर क्राइम, टेररिज्म, ठीक है, इनइक्वालिटी, इन सब के लिए एक कलेक्टिव एक्शन चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज चाहिए, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज के लिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट, it is really important that we remain together. So European Union will continue to be partner of Britain, which they can trust, and they are still thinking about multilateralism. ठीक है, this is how they are talking about. Why I have taken this particular article, because so that you remember the date 31st January. Number one, there is a transition period. Officially they will leave by the end of 2020. अभी ये ट्रांजिशन पीरियड है, वो मेंबर स्टेट नहीं रहा है, पर बाकी सब अभी भी लॉ वहां पे लगेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगला पॉइंट है डेटा पॉइंट, मजेदार सा टेबल विच टॉक्स अबाउट दी 3 एसेस. कौन है 3 एसेस? आज के जमाने के टेनिस के अंदर ये 3 बड़े एसेस कौन? रॉजर फेडरर, राफेल नाडाल एंड योकोविक. ठीक है, बराबर है. योकोविक ने भी क्या जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन. ठीक है, आप देखिए ये टेल फिगर है. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ज्यादातर कौन जीता है? सबसे ज्यादा अगेन से योकोविक जीता है. फ्रेंच ओपन सबसे ज्यादा कौन जीता है? नाडाल जीता है. ठीक है, विंबलडन शुरुआत में फेडरर जीत रहा था, अभी धीरे धीरे योकोविक जीत रहा है. इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर बात करें तो अभी भी अगेन से फेडरर इज अहेड ऑफ योकोविक. यूएस ओपन इज अ मिक्स बैग, फिर भी उसके अंदर फेडरर सबसे ज्यादा पिछले कुछ समय से, है ना. नाडाल या योकोविक ऐसे लोग जीतते आ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज अ ग्रुएलिंग फाइनल हैपन एट अगेन से 8th ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उसमें 8th ग्रैंड स्लैम वाज वन बाय नोवाक योकोविक. उसने 8th ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है. इज नाउ 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल लेस देन रॉजर फेडरर के 20. ठीक है, along with Rafael Nadal, that this you can say Rafael Nadal और योकोविक, उन्होंने मिलाकर 70% ग्रैंड स्लैम जीते हैं सिंस 2000 से उन्होंने ये जीते हैं. तो अब मुझे लगता है कि अब बारी आई है कुछ नए प्लेयर्स की, और नए प्लेयर्स आएंगे 1-2 साल के बाद, और फिर देखते हैं दुनिया क्या बदल रही है. बट दिस नंबर यू शुड बी नोइंग. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा दिस सुदेश अमान, he was jailed in 2018 for possession of terrorist document and disseminating terrorist publication. ठीक है, इस बंदे को इन्होंने छोड़ दिया. he was set free halfway through his prison term and then he took rampage. ठीक है, एक फेक बॉम्ब लगाकर बोला और कि मेरे पास बॉम्ब है, और लोगों को again से नाइफ मार के मारने की कोशिश करी, और इनको लंदन पुलिस ने मार डाला. ठीक है, now this is really a very important issue for UK to understand. This is a second event. So UK is now reviewing terrorism law and they are thinking कि लोगों को इतना जल्दी नहीं छोड़ देना चाहिए. This is very important. ठीक है, ये लोग इसके ऊपर बारे में बात करें. So you should know Islamic State, सुदेश अमान उसी में जुड़ा हुआ था, और उन्होंने बोला था ये हमने काम किया है. ठीक है, so this is what you should be knowing. ठीक है, there is a bail to चिन्मयानंद. ठीक है, चिन्मयानंद, ठीक है, ही वॉज शाहजहानापुर इलाहाबाद में उनकी एक लॉ कॉलेज है. ठीक है, ही वॉज यूनियन मिनिस्टर. ठीक है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, और उनकी लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट ने उनके ऊपर आरोप लगाया दैट ही हैज डन सेक्सुअल असॉल्ट ऑन मी. ओके, ठीक है, और उन्होंने चिन्मयानंद जी ने बोला कि भैया इट इज अ कंप्लीट मैटर ऑफ quid pro quo and said that the young woman's conduct was astonishing and that she tried to blackmail him. ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला. What is quid pro quo? Quid pro quo के मतलब होता है कि तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा. tit for tat. ठीक है, something for something. That's the meaning here. अब बात ये हुई कि ये जो लड़की थी जिसने इनके ऊपर आरोप लगाया, ठीक है, दिस गर्ल डिड नॉट से एनीथिंग. इसीलिए द जज जस्टिस राहुल चतुर्वेदी, ही सेड इन हिज ऑर्डर, अ गर्ल हुज वर्जिनिटी इज एट स्टेक, नॉट अटरिंग अ सिंगल वर्ड टू हर ओन पेरेंट or before the court regarding the alleged incident is an astonishing conduct which speak volumes about
इंजीनियसनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। ठीक है, तो ये जो गर्ल है उसने कुछ नहीं बोला, ना अपने पेरेंट को बोला, ठीक है, ना कोर्ट के सामने कुछ बोला। सो उन्होंने बोला दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इंजीनियसनेस। व्हाट इज इंजीनियसनेस? क्लेवरनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। ठीक है, प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है उसका क्लेवरनेस यहाँ से दिखता है। ठीक है, दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो जज ने यही बोला दैट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाई अ गर्ल हुज वर्जिनिटी एट स्टेक, व्हाई शी इज नॉट स्पीकिंग। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, भले चिन्मयानंद साहब को बेल मिली है ना, मैंने एक बार बात करी थी आपको, है ना, बेल इज अ नॉर्म, ये सबको मिलनी चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, चलिए ग्रेट। एंड ये रविशंकर प्रसाद साहब का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं, मैं सिर्फ आपके सामने लिख के लेके आया हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, दिस द रविशंकर प्रसाद इज अ यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। ओके, उनका बोलना है पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, particularly aspirational youth, want a new narrative for Jammu Kashmir. They want effective and accountable government, and thereby they want, you can say, more development in this region is what they are talking about. इसके साथ connected एक मजेदार सी चीज मैं आपके साथ बात करूंगा which is called काश्मीरी पंडित के बारे में बात। ठीक है, there was 30 year back a huge problem took place with Kashmiri pandits. क्या हुआ था समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम कश्मीर, काश्मीरी पंडित, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहां से वो निकले। ठीक है, और दे वेंट, मतलब दे हैड टू लीव दैट प्लेस एंड दे हैड टू स्टे इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग जगहों पर उनको रहना पड़ा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई शेख अब्दुल्ला जो वहां के बड़े लीडर थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर को 1947 से एकजुट करके रखा। 1982 में उनकी डेथ हुई। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप पास्ड ऑन टू हिज सन फारूक अब्दुल्ला हु वन 1983 इलेक्शन। विद इन 2 years नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज ब्रोकन, जिनकी ये लीडरशिप थी। तो उनके जो डिसिडेंट थे, जो उनके अगेंस्ट थे, गुलाम मोहम्मद शाह बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जिसकी वजह से पूरा डिसअफेक्शन फैलने लगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चालू हुई एज द अपोजिशन टू द शाह गवर्नमेंट। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला बिकेम वंस अगेन सीएम इन 1986 एंड इसके बीच में, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इंक्रीज देयर एक्टिविटीज। ठीक है, और इन एक्टिविटी को और आग मिली जब उनके लीडर मकबूल भात को, है ना, सजा मिली, फांसी की सजा। 1984 में उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद ओपन करा हिंदुओं के लिए, एंड जिसकी वजह से कश्मीर में और परेशानी होने लगी। कश्मीर के मुसलमानों को लगा कि ये सरकारें बिल्कुल हमारे खिलाफ जा रही है। 1987 में वापस इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन रिग्ड था, जहाँ पे इलेक्शन में काफ़ी गफले करे गए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। ठीक है, मिलिटेंट को समझ में आया कि ये तो हमारे खिलाफ है। ठीक है, तो इन्होंने अपर हैंड लेना चालू करा और JKLF किडनैप्ड डॉटर ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद। शी बिकेम रिसेंटली CM, ठीक है, ऑफ द लास्ट CM ऑफ जम्मू कश्मीर। और नाम बताइए। उसकी वजह से 1989 में JKLF ने बिल्कुल पैनिक क्रिएट किया। ठीक है, एंड बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को वहां पे मार डाला। इस पैनिक की वजह से कश्मीरी पंडित had to leave in January 1990. ठीक है, they left from, you can say, this Kashmir area from January 20, 1990. First batch, ठीक है, began to leave this part. ठीक है, एंड दे स्टार्टेड टू लीव इन वेरियस टेंट्स। उसके बाद सेकेंड वेव चालू हुआ मार्च और अप्रैल में। मोर एंड मोर पंडिट्स वर किल्ड एंड देयर बाय मोर एंड मोर पीपल लेफ्ट दैट पर्टिकुलर स्टफ। ठीक है, और CRPF गन डाउन 160 कश्मीर मुस्लिम प्रोटेस्टर्स इन गोगडाल ब्रिज, जिसकी वजह से इट बिकेम द वर्स्ट मैसेकर इन द हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है, और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। जगमोहन वॉज अ गवर्नर ऑफ कश्मीर, उनके समय पे ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, कितने लोग वहाँ से निकले? अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, नोटेबली
बाय द कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने बोला 75,343 कश्मीरी पंडित families were there in 1990. More than 70,000 fled between 1990 and 92. ठीक है, some 800 families have remained in the valley through these 3 decades. अभी सिर्फ 800 लोग वहां पे रहे. ठीक है, तो ये परेशानियां आज की तारीख में निकल के आ रही है और लोग उसके बारे में बड़ा हल्ला क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए ग्रेट. सो दिस इज अ लास्ट पॉइंट फ्रॉम माई साइड. दिस इज अ होमवर्क फ्रॉम माई साइड. स्टिल ऑफ द सेंचुरी, ट्रंप गिव्स इजराइल ग्रीन लाइट टू एनेक्स ऑक्यूपाइड लैंड्स. ठीक है, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाया था. ठीक है, इसके पहले वाला जो 2 दिन पहले वाला जो हमारा करंट अफेयर का मॉड्यूल था उसके अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया था. आपका काम है मुझे बताना कि इजराइल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ट्रंप साहब ने क्या सजेशन दिया है, और जो पैलेस्टाइन में सिचुएशन है, ठीक है, पैलेस्टाइन का कैपिटल क्या है वो आपको बताना है. दिस इज योर होमवर्क पार्ट. ठीक है, चलिए ग्रेट. सो आई होप दिस इज वेरी कंफर्टेबल. आपको ये बातें समझ में आ रही होगी. ठीक है, आई कुड कवर टुडेज मॉड्यूल. कल तो मैं नहीं कवर कर पाया था, बट आज हम फाइनली कवर कर पाए. ठीक है, कल जो मैं नहीं कवर कर पाया था उसका मैंने वीडियो बना के डाला है आपके लिए. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, चलिए ग्रेट. आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए. आई विल टेक योर क्वेश्चन. ठीक है सर, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन स्लैट. आई विल डू दैट. ठीक है, चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो स्टूडेंट्स, do not miss out to take our test series. We are, you can say, reasonably ready to give you offline test series very soon. इसी वीक के एंड में we are going to dispatch. ठीक है, 1-2 दिन में मैं अनाउंस करूंगा कि हम ये डिस्पैच करें. सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव यू दिस न्यू पेपर, है ना. ठीक है, माई वर्क इज हैपनिंग हैवीली, यू कैन से ऑन टू दिस पार्ट. बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है. ठीक है, पूरा दिन तो क्लास लेने में जाता है और रात को आई हैव टू वर्क ऑन मेकिंग न्यू क्वेश्चंस फॉर यू. ठीक है, एंड ऑल न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, आप देख रहे होंगे हमारे जो भी क्वेश्चंस अभी तक हमने आपको 3 पेपर दिए थे ऑनलाइन मोड पे. 3 पेपर में द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर डेवलपिंग, दे आर वेरी यूनिक एंड दे आर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दोज लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस. Believe me students, you will get wonderful support for those offline test series. So do not worry. ठीक है, I'm going to help you out with this entire part. Okay, thank you very much and all the best.